बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कक्षा में हम लोग नाट्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे। यह एक बहुत पुरातन विधा है जिसे कि पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। चूंकि जो चार वेद थे तो चार वेद की जो विज्ञ जो है श्रोता थे, पाठक थे, उनसे के लिए थे। लेकिन जो पंचम वेद है जन सामान्य के लिए, क्योंकि उस समय पढ़ने वाले 1-2-5% हुआ करते रहे होंगे, तो जो व्यक्ति पढ़कर या सुनकर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम देखकर उस दृश्य को, वेद क्या है? ज्ञान के स्रोत। तो जो पांचवां ज्ञान का स्रोत है उसे नाट्य शास्त्र कहा गया, जहां कि दृश्यांकन भी होता है, दृश्य विधा भी है। तो हम लोग सर्वप्रथम कि जो नाट्य शास्त्र का जो स्ट्रक्चर है जो पढ़ना है नाट्य शास्त्र के अंतर्गत, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो इस क्रम में क्या सर्वप्रथम हेडिंग डालिए नाट्य के तत्व या नाटक के तत्व। इसमें आचार्य धनंजय का एक कथन है। आचार्य धनंजय कि वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः, अर्थात इन्होंने वस्तु का आशय कथा वस्तु से, कहीं भी वस्तु शब्द है तो उसका आशय आप कथा वस्तु से समझिएगा। कथा वस्तु, नेता का आशय नायक से, नेता नी शब्द धातु से बना है, तो जो अग्रगण्य की हो, अग्रणी की भूमिका अदा करें, तो उस भूमिका का निर्वाह करने वाले को नायक या नेता कहा जाता है। रस कि जो नाट्यरस होते हैं, तो जैसे धनंजय ने कथावस्तु, नायक और रस, कथावस्तु का से कथानक से, ये तीन महत्वपूर्ण चीज जो है माने। लेकिन कालांतर में कि कुछ और चीजें जुड़ती गई, जैसे अभिनय, वृत्ति, ये सब। तो आज हम लोग कि इस नाट्य शास्त्र के स्ट्रक्चर में प्रारूप का अध्ययन करने के लिए कि कथावस्तु को पढ़ेंगे कि जो नाटक का कथानक है वह कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है। प्रधानता की दृष्टि से कथा वस्तु कितने प्रकार की होती है, अभिनय की दृष्टि से कथानक किस तरह से होता है, स्रोत की दृष्टि से कथा वस्तु कैसे है होती है, उसका विभाजन कैसे किया जाता है, कार्य व्यापार की दृष्टि से कथा वस्तु कैसे विभाजित होती है, संवाद की दृष्टि से वस्तु योजना क्या होती है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। नायक शील के आधार पर कितने नायक होते हैं, श्रृंगारी के आधार पर किस प्रकार के नायक होते हैं। फिर रस, जो हम लोग काव्य रस पढ़ते हैं वही नाट्य रस ही है, रस कोई अलग नहीं है। अभिनय कि अभिनय जो है कायिक, वाचिक, सात्विक, आहारिक, इस प्रकार जो है अभिनय होता है। वृत्तियां, नाट्य वृत्ति होती हैं, जैसे अलंकारिक वृत्ति 3 होती हैं, उपनागरिका, पुरुषा, कोमला, जो वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो नाट्य वृत्तियां होती हैं वो 4 होती हैं, कैशिकी, सातुती, आर्भटी, भारती। तो ये जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, जो बिंदु हैं, आज हम लोग इसी पर कथा जो है, तो पहले हम लोग एक सामान्य इसका डिवाइडेशन करते हैं, बाद में उसको हम डिटेल पढ़ेंगे। कि जैसे आप जो कथा वस्तु का भेद प्रभेद है, तो हेडिंग डालिए कि कथा वस्तु ब्रैकेट में कथानक, कथा वस्तु ब्रैकेट में कथानक। तो जो कथा वस्तु होती है उसका कई प्रकार से विभाजन किया जाता है। नंबर 1 प्रधानता की दृष्टि से, प्रधानता की दृष्टि से। अब प्रधानता की दृष्टि से कथा वस्तु मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं।
आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। प्रासंगिक कथा, कहीं कहीं प्रासंगिक वस्तु, वस्तु कहाँ से, कथा वस्तु से है यहां पर प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा जो है, जो कथा मुख्य कथा होती है, जैसे मान लीजिए हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में मूल कथा राम की है, लेकिन कई कथाएं प्रासंगिक रूप से आ जाती हैं, चाहे वो सुग्रीव की कथा हो, विभि हो, जो है अहल्या की कथा हो, सबरी की कथा हो, कि व्यक्ति जैसे राम अहल्या से मिलते हैं, फिर जैसे वहाँ इस तरह कथाओं में जो भी कवि है, लेखक है, नाटककार है, उपन्यासकार है, कि वह थोड़ा सा सबरी के व्यक्तिगत प्रसंग पर चला जाता है कि किस तरह, मान लीजिए अहल्या के व्यक्तिगत प्रसंग पर चला जाता है, किस तरह से अहल्या पत्थर बनी, तो उस प्रस्तर बनने के पूरे घटनाक्रम को फिर जो है मूल कथा में आ जाता है। जैसे आप ये समझिए कि कोई कथानक है, जा रहा है इस तरह से, लेकिन अब वह बीच में कि थोड़ा सा मार्ग भटक कर फिर यहाँ आ गया, फिर कुछ देर चला, फिर सबरी कथा हुई, फिर यहाँ आ गया, फिर कुछ देर जो है चलता है, फिर जटायु की कथा हुई, फिर आ गया, फिर कुछ देर चलता है। तो ऐसे जैसे अन्य कथाएं मिलती जाती हैं कि वो थोड़ा सा उस प्रकरण पर जाता है, लेकिन वो जैसे मूल कथा कि वह राम से है, शुरुआत होती है, राम से उसका समापन होता है। अन्यत्र कई कथाएं आती हैं कुछ देर उस प्रकरण पर, जैसे प्रासंगिक कथा को ही छेपक शब्द कहा जाता है, उसके लिए इस्तेमाल जो है छेपक शब्द प्रयुक्त होता है, कि जो कथा का मतलब गौड़ कथाएं जो आती हैं। तो प्रासंगिक कथा जैसे मान लीजिए, जो आधिकारिक कथा एक है, लेकिन प्रासंगिक कथाएं कई हो सकती हैं। अब इसमें जो है कि जैसे इसके भी प्रासंगिक कथा के भी तीन रूप होते हैं, कि पताका, प्रकरी, ये दो मुख्य हैं, कोई कोई तीन जो है, एक पताका स्थानक का जिक्र करते हैं, पताका स्थानक का। जो पताका है जैसे वो पूरी कथा के साथ साथ चलती रहती है। जैसे आप गोदान पढ़ेंगे उपन्यास, तो गोदान में होरी जो है, होरी कथा आधिकारिक कथा है, चूंकि प्रेमचंद एक किसान के जीवन को दिखाना चाह रहे हैं, एक पूरा उनका एक कृषक महाकाव्य ही है, इस तरह से आप समझिए। पूरा वहां पर कृषि दर्शन है, कृषि दर्शन का मतलब कृषक जीवन का दर्शन है। अब इसमें कि जो प्रासंगिक कथा है, जैसे आप देखिए राय साहब की कथा, कि जैसे राय साहब की कथा गोदान की मुख्य कथा के लगभग समानांतर जो है चलती रहती है। तो इसको जो है जैसे पताका कहते हैं, प्रक्रिया है तुरंत समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से कि कुछ कथाएं होती हैं कि पूरे कथा वस्तु के साथ साथ चलती रहती हैं, और कुछ कथाएं होती हैं कि जैसे कि आरंभ होकर के बीच में यथाशीघ्र समाप्त हो जाती हैं। पताका स्थानक है जैसे, तो इसका कार्य बस घटनाओं की सूचना देना मात्र होता है, यह उतने महत्व का नहीं है। पताका प्रक्रिया मूलतः दो भेद होते हैं, कुछ लोग तीसरा भेद पताका स्थानक मानते हैं। लेकिन आप जो पूछा जाता है प्रश्न की प्रधानता की दृष्टि से कथा वस्तु के कितने भेद होते हैं, दो कथा, आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा मुख्य कथा है, प्रासंगिक कथा छेपक कथा है। इसको आगे हम लोग डिटेल में लिखेंगे। अब दूसरा जो इसका विभाजन है कि जैसे आप पहला कि प्रधानता की दृष्टि से कथा वस्तु, दूसरा आप लिखिए अभिनय के दृष्टि से कथा वस्तु। अभिनय की दृष्टि से कथा वस्तु। अब अभिनय के दृष्टि से जो कथा वस्तु है उसके जो भेद प्रभेद हैं, तो मुख्य रूप से कि वो कथा वस्तु उसके दो भेद होते हैं, जिसे आप दृश्य और सूच्य कहते हैं। दृश्य और सूच्य।
दृश्य के भेदों में हम लोग पढ़ेंगे, इसके दो भेद होते हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक की संख्या 10 होती है, उसमें नाटक, प्रकरण, भाड़, व्यायोग, समवाय, डिम, इहामृग, अंग, विधि, प्रश्न, आगे हम लोग उसको लिखेंगे। उपरूपक इनकी संख्या 18 होती है कि उपरूपक ये 18 होते हैं। इसमें नाटिका, त्रोटक, प्रकरणी, सट्टक, गोष्ठी, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप, काव्य, पेखंड, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, हलीस, भाड़िका। तो ये 18 उपरूपक होते हैं। तो दृश्य विधान की दृष्टि से रूपक और उपरूपक अर्थात अभिनय की दृष्टि से कथावस्तु या कथानक, दो भेद दृश्य और सूच्य। दृश्य के दो भेद रूपक और उपरूपक। कई बार पूछा गया है कि रूपक के कितने भेद होते हैं या उपरूपक के कितने भेद, ये दोनों प्रश्न जो हैं। तो रूपक के 10 भेद होते हैं, उपरूपक के 18 भेद होते हैं। दूसरा है सूच्य कथावस्तु। सूच्य कथावस्तु को एक और नाम से जानते हैं, अर्थोपक्षेपक। अर्थोपक्षेपक सूच्य कथावस्तु का आशय कि जहां पर कुछ चीजों की सूचना दे दी जाए कि वो शायद मंच पर दिखाना संभव न हो। भाई बहुत से ऐसे दृश्य, नदी, घाटी, पहाड़ी, पर्वत, पहाड़, पठार, सागर, महासागर, तो दिखाना, अब वहां ये बता दिया जाएगा कि हनुमान जी ने सागर को पार कर लिया। भाई वहां सागर दिखाना संभव नहीं होगा, उसकी सूचना देनी पड़ेगी। दूसरी चीज कि बहुत लंबा समय अवधि है कि आप जैसे कोई जो है चलचित्र वगैरह, फिल्म वगैरह देखते हैं तो कभी कभी स्क्रीन पर लिख आता है, एक बच्चा रहता है और एकाएक जो है फिर 25 साल बाद स्क्रीन पर लिख आता है 25 वर्ष बाद। हीरो है, छोटा सा है, कुछ सीन चला, कुछ दृश्य आगे बढ़ा, फिर जो है कि वो लिख कर आ जाता है 25 वर्ष बाद। तो ये क्या है कि इसकी सूचना दे दी गई। अब 25 वर्ष का समय मंच पर तो दिखा नहीं जाता कोई, चूंकि दर्शक जो भी हैं वो 25 वर्ष तो बैठे नहीं रहेंगे। या कुछ ऐसे दृश्य होते हैं कि मान लीजिए कि वह मर्यादा के दृष्टि से उसको दिखाया जाना संभव न हो। कोई भी कि मान लीजिए कोई भी जो है बालिका है, कोई भी लड़की है, कोई भी स्त्री है, उसके साथ कुछ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। उस तरह घटनाएं आज भी समाज में बहुत ढेर सारी घटती रहती हैं, पेपर, पत्र पत्रिकाओं में इस तरह जो है। लेकिन अब उस दृश्य को दिखाया नहीं जा सकता, तो शायद मर्यादा की दृष्टि से दिखाया जाना अनुचित हो। तो यहां कि इस तरह सील भंग आदि की जो घटनाएं होती हैं कि जहां पर एक मर्यादा का हनन हो उसकी सूचना, या समय बहुत लंबा हो उसकी सूचना दे दी जाती है, या वह दृश्य विधान दिखाया जाना संभव न हो। मान लीजिए आज तो खैर जो दूरदर्शन आदि है इन पर तो कोई दृश्य दिखाया जा सकता है, लेकिन पहले जिस तरह के मंच बनते थे तो डिजिटल तो होते नहीं थे। तो बहुत से ऐसे जो है कि पर्वत, सागर, महासागर या इस तरह के दृश्य होते रहे होंगे कि उसकी सूचना मात्र दे दी जाती रही होगी। तो इसके 5 भेद होते हैं सूच्य कथा वस्तु के। उस 5 भेद में कि विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, चूलिका 3, चौथा लिखे अंकास्य, अंकावतार,
अंकावतार, अंक के बीच से अंकावतार होता है। विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार, विस्कंभक। विस्कंभक प्रवेशक में लगभग वही कार्य होता है, लेकिन विस्कंभक में निम्न और उच्च दोनों श्रेणी के पात्र आकर सूचना देते हैं। प्रवेशक में प्राय जो है निम्न श्रेणी के पात्र जो है आकर कथानक की सूचना देते हैं। चूलिका जो है पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना होती है। अंकाश और अंकावतार कि अंकाश में कि पात्र मंच से बाहर जाते हैं और अगली जो एपिसोड है, जो अगला कथानक है, उसकी सूचना जो है देकर जाते हैं। अंकावतार में कि पात्र उसकी सूचना देकर वहीं मंच से ही बिना मंच बदले ही अगला अंक शुरू हो जाता है। तो इस पर हम लोग भी जो है आगे डिटेल पढ़ेंगे कि सामान्य स्ट्रक्चर आप समझिए कि कथावस्तु प्रधानता की दृष्टि से आधिकारिक कथा, प्रासंगिक कथा, अभिनय की दृष्टि से दृश्य काव्य, सूच्य काव्य। दृश्य जो है दृश्य के रूपक, उपरूपक 2 भेद, सूच्य के 5 भेद कि इसमें विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाश और अंकावतार। सूच्य कथा वस्तु को ही अर्थोपक्षेपक भी कहते हैं। तो जैसे कि पहला भेद हम लोग प्रधानता की दृष्टि से लिखे, दूसरा भेद अभिनय की दृष्टि से। अब तीसरा भेद आप लिखिए, इसको जो है कि मिटा दिया जा रहा है कहीं भी। वैसे मैं प्रयास ये करता हूं कि आप बिल्कुल क्लास की तरह लिखते जाएं, लेकिन फिलहाल अगर किसी का कुछ छूट रहा है तो थोड़ा सा डिजिटल में ये सुविधा होती है कि आप वहीं पर जो है रोक सकते हैं, वहां तक लिख करके तब आगे आप जो है लिखना शुरू करते हैं। तो ये सुविधाएं जो है आपके लिए एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ कि आप कभी जैसे ऑफलाइन कक्षाएं होती हैं, उसमें कहीं एक दिन भी कहीं जाना हो गया तो यदि आप अगले दिन आकर 2 दिन 4 दिन बाद आकर भले ही एक खाना पूर्ति कर लें, अपना नोट्स कंप्लीट कर लें, फोटो स्टेट करा लें, लेकिन क्लास आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ यदि एक दिन कहीं चले गए, 2 दिन कहीं चले गए, तब भी आपको क्लास मिल जाती है। ये आप इस दूरस्थ तकनीकी का ये लाभ है आपके लिए, जो डिजिटल ढंग से जैसे आप पढ़ रहे हैं। तीसरा भेद आप लिखिए, संवाद की दृष्टि से वस्तु योजना। संवाद की दृष्टि से वस्तु योजना। वस्तु योजना मतलब कथा वस्तु, वस्तु योजना। अब इसके जो है 3 भेद होते हैं कि श्राव्य, अश्राव्य, नियत श्राव्य। श्राव्य, अश्राव्य, नियत श्राव्य। अश्राव्य को इसको आत्म संभाषण भी कहते हैं, आत्म संभाषण, या इसे स्वगत भी कहते हैं, जो स्वगत कथन होता है। कि श्राव्य का मतलब कि सब सुने, अश्राव्य का मतलब कि यदि वो मन में कुछ सोच रहा है तो उसको अश्राव्य कहते हैं। जो नियत श्राव्य है, तो नियत श्राव्य में कि सीमित लोग ही उसे सुन पाएं, जैसे कि वह जिसको कहना चाह रहा है, कि उसको आप ऐसे समझिए जैसे एक मंच है, उसी एक ही मंच पर कि मान लीजिए कि एक तरफ पृथ्वीराज की सेना है, एक तरफ गौरी की सेना है। अब मंच तो एक ही है,
शायद इनकी उस समय वास्तविक दूरी हो सकता है कि 5 किलोमीटर दोनों रहे हों, बीच का जो डिस्टेंस है, या लेकिन यहां हो सकता है कि 5 मीटर की दूरी हो। तो जो गोरी अपने सैनिकों को जो भी गुप्त बात बता रहा है, जो भी अपनी रणनीतिक योजना बता रहा है, तो ये मान लिया जाता है कि यहां पर केवल यही लोग, जो मोहम्मद गोरी के जो सैनिक हैं, वही लोग ये चीज सुन पा रहे हैं। या पृथ्वीराज कोई अपनी युद्ध योजना की चर्चा कर रहा है, तो वहां पर भी ये मान लिया जाता है कि ये नियत लोग ही, अर्थात केवल उसी के सैनिक सुन पा रहे हैं। अब यदि चूंकि दूरी 5 मीटर है, आवाज तो हर जगह जा रही है, लेकिन वहां पर कि यदि राम का दरबार लगा है, रावण का दरबार लग रहा है, तो राम और विभीषण की कोई चर्चा हो रही है, लक्ष्मण की कोई चर्चा हो रही है, तो ये मान लिया जाता है कि यह उसी पक्ष के लोग सुन पा रहे हैं। नियत लोग मतलब जिसके लिए बात कही जा रही है, तो बस उतने ही लोग उसको सुन रहे हैं। तो ये जो है, ये 3 भेद होते हैं। कुछ लोग एक और जो है यहां प्रयुक्त करते हैं आकाश भाषित का, आकाश भाषित का, लेकिन फिर भी कि संवाद की दृष्टि से भेद 3 ही माने जाते हैं। आकाश भाषित मतलब आकाशवाणी होती है, लेकिन अब उसमें चूंकि आकाशवाणी जो होती है वो कोई मानवीय पात्र आकाशवाणी नहीं करता है, तो ये श्राव्य, अश्राव्य, नियश्राव्य 3 ही भेद होते हैं। आकाश भाषित हो अलग से ही होता है, उस भेद में नहीं आता है। तो ये संवाद की दृष्टि से ये वस्तु योजना है। चौथा आप हेडिंग डालिए कि स्रोत की दृष्टि से कथा वस्तु। स्रोत की दृष्टि से कथा वस्तु। स्रोत का से कथा कहां से ली गई है। जैसे इसमें कि सामान्यतः इसके 3 भेद किए जाते हैं। प्रख्यात नंबर 1, 2 उत्पाद्य, 3 मिश्र। प्रख्यात का से कि जो कथानक ऐतिहासिक है या पौराणिक। प्रख्यात में कि कथानक या तो ऐतिहासिक हो, ऐतिहासिक का मतलब कि अभी हमारे लिए भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, ये सब ऐतिहासिक हैं। लेकिन इतिहास ही जब जो है हजारों लाखों वर्ष पूर्व का हो जाता है, तो वही जो है पुराण के अंतर्गत। जैसे महाभारत कभी ऐतिहासिक था, रामचरितमानस कभी ऐतिहासिक था। राम कि जहां भी गए रहे होंगे, क्योंकि अब उस समय जो है कि जो प्रमाण है, तो अब ये तो नहीं मिल सकता कि राम जो कपड़े पहने हों, जैसे प्रयागराज आप आएंगे, आनंद भवन में आएंगे देखने, तो आनंद भवन में कि पंडित नेहरू के कपड़े भी मिल जाएंगे अभी, उनके कि विभिन्न दैनिक जीवन संबंधी ढेर सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। लेकिन अब राम जिस चौकी पर बैठते थे, जिस सिंहासन पर बैठते थे, वो तो इतना दिन से मिलेगा नहीं। बस इतना मिल सकता है कि अयोध्या मिल जाएगा। सरयू जो है हमारे समक्ष विद्यमान है। जनकपुर जाते हैं, बक्सर क्षेत्र में, उधर से होते हुए मिथिला जाते हैं, वो क्षेत्र मिल जाएगा। वनवास के दौरान प्रयाग जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, दंडकारण्य किष्किंधा होते हुए लंका जाते, रामेश्वरम में स्थापना करते हैं, शिवलिंग की लंका जाते हैं। तब भी
लंका समुद्र के पार भी था, पार था, आज भी है। तो ये सारी चीजें, स्थूल चीजें मिल जाती हैं। लेकिन जब इतिहास बहुत पुराना हो जाता है तो वह जो है कि उसी को पुराण की संज्ञा दे दी जाती है। ये आज कि हरिश्चंद्र हो, दधीच हो, बलि हो, कर्ण हो, कि एक तरह से पौराणिक पात्र हो गए। तो प्रख्यात कथा वस्तु में क्या आप ये समझ, चाहे आज का इतिहास हो या पुराना इतिहास हो, वही पुराण हो जाता है। जो पुराण शब्द है उसी से पुराण शब्द, वो फिर पुराना, जैसे पुराना कपड़ा है, मतलब कि अब यहाँ जो है कि पुराना का से, पुराण से कि पुरानी चीज़ों से होता है कि इतिहास जब बहुत पुराना हो जाता है तो इस क्रम में प्रख्यात कथा वस्तु के अंतर्गत ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं आती हैं। मतलब प्रख्यात का एक निश्चित आधार होता है कि यदि हम पृथ्वीराज चौहान की कथा पढ़ेंगे वो भी प्रख्यात होगी, यदि हम अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, राम, कृष्ण आदि की कथा पढ़ेंगे ये भी प्रख्यात ही है। उत्पाद्य कथा वस्तु जो होती है ये काल्पनिक होती है, कि जैसे हम देखते हैं कि जो वृहत कथा है या हितोपदेश है, तो ये जो ग्रंथ हैं इनमें शेर की कथा मिलेगी, सारस की मिलेगी, चूहे की मिलेगी, हंस की मिलेगी, लोमड़ी की मिलेगी, सर्प की मिलेगी, मतलब इस तरह से बहुत ढेर सारी कथाएं। लेकिन वहाँ कवि उस कथा के माध्यम से अपने मानक को पूरा कर लेता है। अर्थात कवि जो चाहता है, यदि वह कछुआ और खरगोश की कहानी बता रहा है तो वह कछुआ जो है व्यक्ति विशेष की एक प्रवृत्ति का एक मूर्तिमान रूप है। कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ छात्र होते हैं एवरेज बुद्धि के हैं, लेकिन कछुआ चाली, लेकिन सतत अपने कार्य में लगे रहते हैं और वो एक दिन कि सफल होते हैं। कुछ लोग खरगोश प्रवृत्ति के होते हैं और उसमें कि कुछ समय तो बहुत तेज काम करेंगे, 5 दिन 15 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 10 दिन ऐसे जो है उनका बीत जाता है कि 15 मिनट नहीं पढ़ पाते हैं। कि मतलब इस तरह की वृत्ति, तो वह भले कछुआ और खरगोश की कहानी काल्पनिक कहानी कह रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वास्तविक में कछुआ खरगोश की बाजी लगी थी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते हैं। लेकिन वह एक प्रतीकात्मक रूप में अपनी बात कहने में, काल्पनिक रूप में भी वो सक्षम है कवि, अर्थात उसका ध्येय पूरा हो जाता है। तो वो उत्पाद्य कथा वस्तु पूर्णतः काल्पनिक होती है, प्रख्यात कथा वस्तु ऐतिहासिक या पौराणिक होती है। मिश्र कथा वस्तु जो है, इसमें आप ये समझिए कि जब ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाक्रम के साथ कुछ काल्पनिकता जोड़ दिया जाए, वही मिश्र कथा वस्तु हो जाती है। अर्थात प्रख्यात प्लस उत्पाद्य बराबर मिश्र। कि जैसे आप देखते हैं पद्मावत, जयसिका। अब पद्मावत में जो पूर्वार्ध है वो काल्पनिक है। पूर्वार्ध में जिस तरह से रत्नसेन सिंहल द्वीप जाता है, सिंहल द्वीप अर्थात लंका, वहां जाने के क्रम में विभीषण से भी मुलाकात होती है, कई देवतागण आ जाते हैं, उसके सहायता में शिव प्रकट हो जाते हैं। विभिन्न काल्पनिक जो है उसमें चीजें उपादान जोड़ दिए गए हैं। लेकिन जो उसका पद्मावत का जो उत्तरार्ध है, चाहे गोरा बादल की कथा हो, खिलजी की कथा हो, रत्नसेन की कथा हो, युद्धों की जो स्थिति हो, कि ये ऐतिहासिक हो जाता है, निर्णय उसका ऐतिहासिकता पर होता है। तो जो मिश्र कथा वस्तु अर्थात प्रख्यात प्लस उत्पाद्य बराबर मिश्र, आप इस चीज को आप समझें। तीसरी चीज कि आप जैसे
संवाद की दृष्टि से लिख लीजिए, फिर स्रोत की दृष्टि से। अब जो पांचवा भेद है, इसमें आप लिखिए कथा विन्यास, कथा विन्यास आप लिख करके कार्य व्यापार, कथा विन्यास या कार्य व्यापार की दृष्टि से वस्तु योजना, कथा विन्यास या कार्य व्यापार की दृष्टि से वस्तु योजना। अब इस दृष्टि से जो वस्तु योजना होती है उसके 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में कि जैसे कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति, प्रकृति संधि, कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति संधि। ये जो है कथा विन्यास या कार्य व्यापार की दृष्टि से जो कथा विभाजन होता है, कथा वस्तु का विभाजन होता है, वर्गीकरण होता है, उसके 3 भेद कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधि, और तीनों का आपसी एक संबंध होता है। अब इनके भी जो है 5-5 भेद होते हैं। इस क्रम में कि आप जो है सभी भेद प्रभेद लिख लीजिए कि जैसे प्रारंभ, बीज, मुख, प्रारंभ, बीज, मुख, कि जब प्रारंभ कार्यावस्था बीज अर्थ प्रकृति से मिलती है तो मुख संधि का निर्वाह होता है। अर्थात ये जो है किनका आपसी संबंध होता है। इसी तरह कि जैसे प्रारंभ बीज मुख है तो प्रयत्न बिंदु प्रतिमुख प्राप्त्याशा पताका गर्भ नियताप्ति प्रकरी विमर्श फलागम कार्य निर्वहण। तो अर्थात कि जैसे प्राप्त्याशा है तो प्राप्त्याशा कार्यावस्था से पताका अर्थ प्रकृति मिलने पर गर्भ संधि का निर्माण होता है कि प्रारंभ बीज मुख प्रयत्न बिंदु प्रतिमुख प्राप्त्याशा पताका गर्भ नियताप्ति प्रकरी विमर्श, अंत में कि फलागम कार्यावस्था होती है, कार्य कि अर्थ प्रकृति जो है कार्य संपन्न हो जाता है और संधि का निर्वहण संधि वहां, अर्थात यहाँ अत्याधिक कार्य का फलागम हो जाता है, नाट्य सिद्धि हो जाती है। तो प्रारंभ बीज मुख प्रयत्न बिंदु प्रतिमुख। अच्छा, इसमें एक प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए पूछा निम्न में कार्यावस्था नहीं है। अब 3 तो इसमें से ऑप्शन दे दिए, इस 5 में से एक ऑप्शन कोई अन्य रख दिया। निम्न में अर्थ प्रकृति नहीं है तो 3 इसमें रखेगा, एक कोई दूसरा। या पूछ लिया निम्न में नाट्य संधि है तो नाट्य संधि है तो 3 अन्य रख दिया, एक नाट्य संधि रख दिया। इस तरह से इसमें एक प्रश्न हमेशा जो है। अब ये प्रश्न हर परीक्षाओं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे दिल्ली अधीनस्थ हो, केंद्रीय हो, सेंट्रल हो, नवोदय विद्यालय हो या यूजीसी हो, नेट हो। आप 2013 का पेपर देखिए पीजीटी का, उत्तर प्रदेश 2013 जो है 13 पीजीटी प्रवक्ता का पेपर जब देखेंगे
तो उसमें केवल नाट्य शास्त्र से 4 या 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा पेपर बना है। तो एक प्रश्न जो है इसमें से प्राय हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से कि हम लोग जो कथा वस्तु का भेद जो है पढ़ें, कि एक तो प्रधानता की दृष्टि से, अभिनय के दृष्टि से, संवाद की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से और कथा विन्यास या कार्य व्यापार की दृष्टि से। अब जैसा धनंजय ने कहा था वस्तु नेता रसस्ते सामभेद कहा, कथा वस्तु के बाद नायक, हम लोग नायक भी पढ़ेंगे, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत। वृत्तियां कि नाट्य वृत्तियां होती हैं, कैसी के सातुती, आर्भटी, भारती। फिर अभिनय, 4 प्रकार के अभिनय होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। तो इन सब को अब हम लोग एक डिटेल रूप देते हैं। तो आप अब हेडिंग डालिए कि प्रधानता की दृष्टि से, प्रधानता की दृष्टि से वस्तु योजना, प्रधानता की दृष्टि से वस्तु योजना। कि नाट्य शास्त्र में वस्तु शब्द कहीं पढ़े तो उसको आप कथा वस्तु ही समझिएगा। इसमें आप लिखिए कि भारतीय आचार्यों के मतानुसार इस दृष्टि से नाटकीय वस्तु के दो रूप या भाग होते हैं। नंबर 1 आधिकारिक कथा, नंबर 2 प्रासंगिक कथा। एरो बनाकर लिखिए कि वस्तु का जो मुख्य रूप आद्यंत, जैसे आदि धन अंत, जब आप संधि करेंगे तो यण संधि से आद्यंत होगा, मतलब आदि से अंत तक। वस्तु का जो मुख्य रूप आद्यंत चलता या विद्यमान रहा करता है, उसे आधिकारिक या प्रधान कथा वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट एरो बनाकर कि मुख्य कथा में आने वाले सामान्य या गौड़ पात्रों के निजी व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत जीवन के प्रसंगों के साथ जिस वस्तु रूप का संबंध रहा करता है, उसे प्रासंगिक वस्तु कहा जाता है। उसे प्रासंगिक वस्तु कहा जाता है। इसके मुख्य दो भेद होते हैं। नंबर 1 पताका के आगे डैश देकर लिखिए कि यह प्रायः
आधिकारिक या मुख्य कथा वस्तु के साथ अंत तक चलती रहती है। जैसा मैंने कहा कि जैसे गोदान है तो गोदान में होरी के साथ राय साहब का घटनाक्रम साथ में चलता रहता है। यदि इस तरह कोई कथा वस्तु है कि जो मुख्य कथा वस्तु के साथ वो बराबर जो है चलती ही रहे, तो उसी को कि पताका कहा जाता है। नंबर 2 लिखिए प्रकरी। नंबर 2 में प्रकरी यह प्रासंगिक वस्तु बीच में ही आरंभ होकर बीच में ही समाप्त भी हो जाया करती है। बीच में ही आरंभ होकर बीच में ही समाप्त भी हो जाया करती है। अब एरो बनाकर नीचे से लिखिए कि कुछ आचार्य पताका स्थानक नामक एक और रूप भी स्वीकार करते हैं। इसका कार्य किसी आगामी घटना की सूचना मात्र देना ही होता है। ये मतलब ये क्षणिक रूप में होती है, आगामी घटना की सूचना दे करके बस इसका समापन हो जाता है। लेकिन मुख्य दो भेद पताका और प्रकरी। पताका की कथा मुख्य कथा के साथ चलती रहती है अंत तक। प्रकरी कथा बीच में आती है, बीच में समाप्त हो जाती है। जैसे कहिल्या कथा प्रकरी के अंतर्गत आएगी, जो सुग्रीव कथा है वो प्रकरी के अंतर्गत आएगी, सबरी की अपनी निजी कथा जो है सुपर्णखा कथा, ये जो है प्रकरी के अंतर्गत आती है। अब जैसा आप देखें कि आधिकारिक कथा जो मुख्य कथा है, प्रासंगिक कथा वो छेपक कथा है। इस छेपक कथा के अर्थात प्रासंगिक कथा के दो भेद पताका और प्रकरी, ये मुख्य दो भेद होते हैं। कुछ आचार्य जो है एक और भेद पताका स्थानक भी मानते हैं। अब जो है कि आप लिखिए प्रधानता के, जैसे प्रधानता लिख चुके हैं। नंबर 2 लिखिए अभिनय की दृष्टि से कथा वस्तु। अभिनय की दृष्टि से कथा वस्तु। अब अभिनय के दृष्टि से जो कथा वस्तु है उसके आपने 2 रूप लिखे हैं, दृश्य और सूच्य। तो आप लिखिए दृश्य काव्य। दृश्य काव्य जैसे नाटक भी एक काव्य ही है, तो काव्य में दृश्य काव्य आता है। दृश्य काव्य लिखिए जिसे देखकर कामा प्रत्यक्ष दृश्यों का अवलोकन कर रस भाव की अनुभूति हुआ करती है, उसे दृश्य काव्य कहा गया है। पैराग्राफ चेंज करके दृश्यों की प्रत्यक्ष योजना, वस्तु विधान की उनके अनुरूप योजना,
उनकी उचित वेशभूषा, उनकी उचित वेशभूषा, विविध प्रकार के हाव भावों का प्रदर्शन, हाव भावों का प्रदर्शन, अनेक प्रकार के संवाद आदि के समन्वित रूप से, आदि के समन्वित रूप से दृश्य काव्य का विधान किया जाता है। इसके मुख्यतः दो भेद माने गए हैं, इसके मुख्यतः दो भेद माने गए हैं। नंबर 1 रूपक, नंबर 2 उपरूपक। नंबर 1 रूपक, नंबर 2 उपरूपक। अब जैसे कि आप अभी जब इसका स्ट्रक्चर बना रहे थे, रूपक के 10 भेद पढ़े हैं, उपरूपक के 18 भेद पढ़े हैं। तो आप हेडिंग डालिए रूपक। लिखिए आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र कामा 10 रूपक कामा साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश आदि प्रमुख ग्रंथों में रूपक के 10 भेद ही स्वीकार किए गए हैं। रूपक के 10 भेद ही स्वीकार किए गए हैं। अब जो 10 भेद हैं रूपक के, उसमें नाटक, अंक डालते जाइएगा या कामा देते जाइएगा, अंक डाल लीजिए आप 1 2 3 करके। नाटक, प्रकरण, भाड़, व्यायोग, समवकार, डिम, इहा मृग, अंक, वीथी, प्रहसन। ये 10 भेद नाटक के माने जाते हैं। जैसा हम देखते हैं कि जो नाटक है कि नाटक में 5 से लेकर के 10 अंक होते हैं। प्रकरण, इसमें भी 5 से 10 अंक। भाड़ 1 अंक, व्यायोग 1 अंक, समवकार 3 अंक, डिम 4 अंक, इहामृग 4 अंक, अंक, वीथी, प्रश्न, ये सब 1 अंक के होते हैं। अर्थात आप ये देखते हैं कि जैसे जो यूरोपियन विद्वान हैं वो कोई आज से नहीं कि वो सोक्रेटिस, प्लेटो, अरस्तु से लेते हो, किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो साहित्यिक हों या पॉलिटिकल वगैरह के हों, कि वो हाब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, ग्रीन से लेते हुए कि चाहे वो अरस्तु हों, कालरीज हों, प्लेटो हों, वर्ड्सवर्थ हों, या हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कि विभिन्न
चाहे वो गारसाद ताशी आदि हों, कि जो कई इतिहासकार हैं वो हमेशा कोई भी चीज़ है इस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं कि भारत में जैसे कोई उत्कृष्ट चीज़ मिलती है, उत्कृष्ट दर्शन मिलता है, उत्कृष्ट काव्य शास्त्रीय सिद्धांत मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ यूरोप से ही यहाँ आई। जैसे हम लोग जो है कि एकांकी सिद्ध करते हैं, कोई कहता नहीं बादल की मृत्यु है, कोई कहता नहीं जो है घूंट है, इसलिए है क्योंकि उसमें ये देखते हैं कि इसमें कितना पश्चिमी विधान का जो है जिक्र है। तो ऐसा नहीं कि वो एक घूंट से या बादल की मृत्यु से जो है एकांकी का सूत्रपात हुआ। आप इसी में से 5 में देखेंगे, 10 में से, तो 10 रूपकों में ये 5 रूपक जो है एक एक अंक वाले हैं। भाड़, व्यायोग, अंक, वीथी, प्रहसन, इनमें एक एक अंक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो एकांकी विधा है कि हमारे यहाँ यह कि हजारों वर्ष पहले की है। तो इस दृष्टि से कि आप इतना ध्यान दीजिएगा कि नाटक हैं तो 5 से 10, ये नाटक 10 का है तो उसे जो है कि महानाटक की संज्ञा दी जाती है। प्रकरण 5 से 10 जब हम लोग संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर जैसे मालती माधवम वगैरह जो है ये प्रकरण ग्रंथ हैं, तो ये जो है प्रकरण में 10 अंक तक हो सकते हैं। समवकार में 3 अंक, डीम और इहा मृग में ये 4-4 अंक होते हैं। तो ये रूपक के कुल 10 भेद होते हैं। ये आपको कंठाग्र होना चाहिए। अब इसमें कि चूंकि रूपक है, ठीक है, हम उपरूपक का नाम ही याद कर लेंगे, इतना पर्याप्त है, जो 18 भेद होते हैं। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा हमको सबके बारे में 2-2 लाइन 4-4 लाइन पढ़ना है। तो अब आप हेडिंग डालिए नाटक। नाटक में लिखिए कि नाट्य शास्त्र में अभिनय संबंधी जितने भी तत्व, रूप, तत्व, रूप, लक्षण स्वीकार किए गए हैं, प्रायः उन सब का समावेश नाटक में हो जाया करता है। इसके व्यापक परिवेश के कारण ही आज हिंदी के संपूर्ण रूपक संबंधी विधाओं का समावेश नाटक में हो जाया करता है। नाटक में हो जाया करता है। जैसे आप ये समझिए कि चाहे कोई प्रकरण हो, व्यायोग हो, इहा मृग हो, कि आज व्यक्ति रूपक को ही, कि मतलब ये नाटक शब्द इतना व्यापक हुआ कि इसी के अंतर्गत वो पूरे रूपक को ही नाटक मान बैठा, जबकि नाटक एक भेद मात्र था रूपक का। लेकिन आज नाटक शब्द इतना व्यापक हुआ
कि अब कुछ भी हो, यहाँ तक कि इसके व्यापकता के आधार पर इस पूरे शास्त्र का ही नाम नाट्य शास्त्र पड़ गया। तो यह शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है कि हिंदी में तो भाड़ व्यायोग समकार डिम यहाँ मृग एक नए शब्द जो है, एक तरह से अननोन शब्द, जिसे अपरिचित शब्द हों, कि नाटक जो है ये सबको अपने आगोश में ले लेता है, सबको इसी में समाहित। जैसे सागर है, सागर में सारी नदियां जो है जल स्रोत समाहित हो जाते हैं, उसी तरह से नाटक में जो है सब। तो इसी से आप इसकी व्यापकता का अंदाजा लगा सकते हैं। लिखिए, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसमें 5 से 10 अंक 10 अंक होने के साथ सभी प्रकार की वृत्तियों, अवस्थाओं, अर्थ प्रकृतियों आदि की योजना रहती है। इसका वस्तु विधान इतिहास पुराण के आधार पर किया जाता है। नायक कोई अवतारी व्यक्तित्व, राजा या राजर्षि, अवतारी व्यक्तित्व राजा या राजर्षि जैसा होता है। राजर्षि का मतलब आप समझिए, जैसे हिंदी में एक जो है हम लोग पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम जानते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्हें राजर्षि की संज्ञा दी जाती है। चूंकि संपन्न बहुत थे, प्रयागराज में कि आज के संदर्भ में यदि इनके संपत्ति को आंका जाए तो खरबों में है। कभी आप जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन का नाम यदि सुने होंगे, हिंदी साहित्य सम्मेलन रामबाग रेलवे स्टेशन से बस आधा किलोमीटर की दूरी पर है। 1910 में इसकी स्थापना होती है। तो कभी अगर वहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन आइएगा, देखिएगा कि सारी जमीनें राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की हैं। जब पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी के लिए, हिंदी की सेवा के लिए, उत्थान के लिए टंडन जी के पास जाते हैं कि हमें कुछ सहयोग चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पूरा जीवन ही आपको समर्पित है हिंदी की सेवा के लिए। आप अपने से जो चाहें कि जितना उससे बच जाएगा वही अन्य कार्य में लगेगा, नहीं तो सब हिंदी के लिए सब कुछ न्यौछावर है। इसलिए इन्हें जो है कि राजा होते हुए भी ऋषियों जैसा त्याग, ऋषि वृत्ति, इसलिए इन्हें राजर्षि की संज्ञा दी जाती है। अब दक्षिण भारत में कि हिंदी के उत्थान के लिए जो यहाँ राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की भूमिका है, वही दक्षिण भारत में मुट्टूरी सत्यनारायण, मुट्टूरी सत्यनारायण की मतलब वही टंडन वाली भूमिका दक्षिण में मुट्टूरी सत्यनारायण की मानी जाती है। इसीलिए इन्हें जो है दक्षिण का टंडन कहा जाता है, दक्षिण का टंडन कहा जाता है। अर्थात ये दक्षिण के
कि राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। तो यह जो है एक प्रसंग विशेष में कि जो जैसे कोई भी यदि इंपॉर्टेंट चीज मिले ये प्रसंग विशेष में, तो आप ये मत देखिए क्रम भंग होगा, सीधे जो है एक ब्लॉक बनाइए, ऐसे बॉक्स बनाइए सीधे जो है, चूंकि जैसे अब हम लोग कोई वो 5, 7, 6 वाले नहीं है कि कॉपी में कवर चढ़ा दें पलटे ना, बस ये देखकर खुश हों कि नई है किताब या कॉपी नई है, ये चीज़ नहीं। कि जहाँ भी जो चीज़ ग्रहण करे उसको आप लिखते जाइए, मत देखिए क्रम भंग होगा, क्योंकि क्रम बनाना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य जो है कि तथ्यों को कलेक्ट करना है, कुछ ऐसे चर्चा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें प्रसंग बस आ जाती हैं। तो जो इसका नायक है नाटक का, कि वह जो है या तो कोई अवतारी व्यक्तित्व हो रामकृष्ण जैसा, या कोई राजा हो जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इस तरह से, या कि कोई राजर्षि हो, प्रभावी व्यक्तित्व हो। तो ये जो है इसके नायक के श्रेणी होते हैं। राजर्षि जैसा होना चाहिए या राजर्षि जैसा होता है। वीर श्रृंगार करुण, वीर श्रृंगार करुण में से एक रस अंगी होना चाहिए। जैसे आप देखिए हम लोग महाकाव्य में पढ़े हैं कि काव्य प्रकाश में विश्वनाथ लिखते हैं, श्रृंगार वीर शांता नाम एक ओंगी रसिष्यते। श्रृंगार वीर शांता नाम एक अंगिरस, एक अंगिरस होना चाहिए। लेकिन चूंकि यह कि है तो काव्य के ही अंतर्गत, काव्येश नाटकम रम्यम, लेकिन फिर भी नाटक की अपनी कुछ विशेषता हैं। तो इसमें प्रधान रस में कि वीर श्रृंगार तो हैं, लेकिन शांत के बजाय एक अन्य रस जो है करुण रस है, जो ये दृश्य काव्य है। तो श्रृंगार वीर करुण रस में एक रस जो है अंगी रस या प्रधान रस होना चाहिए। एक रस अंगी रस होना चाहिए। शेष का यथास्थान वर्णन होना चाहिए। शेष मतलब जो अन्य रस हैं वह भी उचित स्थान पर वर्णन हो, लेकिन एक रस श्रृंगार वीर करुण में से एक रस प्रमुख हो। लिखिए आचार्यों ने 10 से अधिक, 10 से ये है 10 से अधिक अंकों वाले नाटक को, 10 से अधिक अंकों वाले नाटक को महानाटक की संज्ञा दिया है। जैसे आप देखते हैं कि जो नाट्य शास्त्र के विधान हैं कि उसमें कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति, संधि, ये सारी चीजें, वृत्ति, तो हिंदी में तो उसका बहुत पालन नहीं होता है, क्योंकि आज कि व्यक्ति भी, जैसे आज जो कवि व्यक्तित्व है, क्योंकि वो प्रतिभा वो जन्मजात होती है। आज चूंकि जैसे मान लीजिए हम सब हैं पढ़े लिखे, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए, यदि कुछ किताबें जो है छपती हैं, कुछ लेख निकलते हैं, कुछ पत्र पत्रिकाएं वगैरह थोड़ा विस्तार होता है, हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हो जाते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं, जो है फिर अन्य जो है उस आधार पर। तो जैसे आज बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है, किताब लिखना मजबूरी हो गया है। अब वो किसी भी तरह से कुछ करके उन्हें किताब लिखना है, उन्हें गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं। यदि उसके लिए कम से कम 2, 3, 4 किताबें होनी चाहिए, तो वो मानक पूरा कर रहे हैं। तो आज के समय में जो नाटक लिखे जा रहे हैं कि अब उस श्रेणी के तो हिंदी में नहीं, हाँ थोड़ा सा भारतीय युग में, ये भारतीय हरिश्चंद्र ने व्यक्तिगत रूप से
कि नाट्य शास्त्र संबंधित थोड़ा सा तत्वों का जो है ख्याल रखा है। आगे चलकर जयशंकर प्रसाद में जो है कि कुछ नाट्य शास्त्रीय विधा जो है थोड़ा सा उसका अनुपालन होता है, नहीं तो हिंदी के जो नाटक हैं वो अलग ढंग से लिखे जाते हैं। तो अर्थात नाटक में 5 से 10 अंक हों, सभी कार्यावस्था, सभी अर्थ प्रकृति, सभी संधियां समाहित हों, जो इसका नायक हो तो थोड़ा सा प्रभावी व्यक्तित्व वाला हो, अवतारी पुरुष हो, राजा हो या राजर्ष जैसा हो। जो प्रमुख रस है नाटक में तो श्रृंगार, वीर, करुण में से एक रस प्रमुख होना चाहिए। यदि 10 से अधिक अंकों की संख्या है तो वह महानाटक की श्रेणी में आना चाहिए। अब नाटक के बाद आप हेडिंग डालिए प्रकरण। नाटक के बाद प्रकरण हेडिंग डालिए। ब्रैकेट में 5 से 10 अंक जो है लिखिए, 5 से 10 अंक। लिखिए इसकी कथा वस्तु मुख्यतः लौकिक एवं कविकल्पित होती है। नायक कोई धीर स्वभाव वाला मंत्री, ब्राह्मण, वैश्य आदि होता है। प्रसंगानुसार इसमें नायिका कोई कुलीन नारी या वेश्या, कुलीन नारी या वेश्या होती है। कि जैसे मान लीजिए कि यदि नायिका कुलीन नारी, उच्च कुलीन नारी है कोई भी, तो उसको शुद्ध प्रकरण कहा जाता है। इसको आप समझ लीजिए। यदि नारी कोई गणिका है, वेश्या है, इस तरह से, तो उसको जो है विकृत प्रकरण कहा जाता है। इसको आप बस समझ लीजिए, क्योंकि ये इतना जो है गहराई से जो है शुद्ध विकृत नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जैसे आप देखेंगे नायक में, जैसे नाटक में जो नायक होता है अवतारी पुरुष होता है, राजा होता है, दिव्य गुणों से युक्त राजेश वगैरह होता है। लेकिन इसमें जो नायक होते हैं, चूंकि इसका घटनाक्रम ही लौकिक घटनाक्रम, संसार सम्मत सामाजिक घटनाक्रम होता है। नायक जो होता है जो मंत्री हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य हो सकता है। नायिका कोई कुलीन, उच्च कुलीन नारी भी हो सकती है या गणिका आदि भी हो सकती है। यदि कुलीन नारी है तो शुद्ध प्रकरण है, यदि कि गणिका आदि है तो विकृत प्रकरण है। लिखे कि संस्कृत में मालती माधव, पुष्पदूतिका, मृक्षकटिक शूद्र का है,
मृच्छकटिक प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। मृच्छकटिक प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे इसमें नाटक जैसे वो दिव्य गुणों युक्त वाले पात्र नहीं होते हैं, सामान्य पात्र होते हैं, ब्राह्मण है, वैश्य है, या कोई मंत्री वगैरह है। कथा सांसारिक कथा हो सकती है, काल्पनिक कथा भी हो सकती है, नायिका भी कि उच्च कुल की भी हो सकती है, गणिका आदि नर्तकी आदि इस तरह भी हो सकती है। तो मालती माधव ये जो है पूछा गया है, मालती माधव किस रूपक के अंतर्गत है, तो ये प्रकरण है। मृच्छकटिक जो है शूद्र का ये भी प्रकरण है, पुष्प दूतिका भी संस्कृत में है, ये भी प्रकरण है। तो ये प्रकरण के उदाहरण है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाड़। भाड़, अब जैसा एक कि भाड़ व्यायोग अंक विधि प्रश्न, ये 1 अंक वाले हैं, तो ब्रैकेट में 1 अंक। देखिए यह एक पात्री, मतलब एक पात्र रहता है, एक पात्री रूपक है, एक पात्री रूपक है। इसका पात्र वीट, इसका पात्र वीट कहा गया है। इसमें वीट नामक पात्र आकाश भासित के माध्यम से किसी धूर्त पात्र का चरित्र चित्रण करता है। चरित्र चित्रण करता है। भारतेंदु का विषस्य विषमौषधम, विषस्य विषमौषधम, विषस्य विषमौषधम इसके अंतर्गत आता है। विषस्य विषमौषधम इसके अंतर्गत आता है। जैसे बस भाड़ जो पूछा जाता है इस प्रकरण में, कि आप ये समझिए कि इसमें जो है आकाश भाषित का प्रयोग होता है। अब चूंकि आधुनिक नाटक जो उस रूप में लिखे भी जा रहे हैं, तो वो सारे मानक नहीं हैं कि यहाँ एक तो सामान्य जो प्रश्न होता है भाड़ रूपक के अंतर्गत है, उपरूपक के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न कि भाड़ में कितने अंक होते हैं, तो 1 अंक होते हैं या रूपक के अंतर्गत होता है। इतना ही जो है आप विशेष रूप से इसको आप समझिए। इसके पात्र को विट जो है कहा जाता है। नंबर 3 अगला क्रम जो है हेडिंग डालिए व्यायोग 4। व्यायोग कि इसका लिखिए कि इसका कथानक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों के आधार पर होता है। नायक धीरोदात्त राजर्षि या दिव्य पुरुष होता है।
पुरुष पात्र अधिक और नारी पात्र कम योजित किए जाते हैं। नारी पात्र कम योजित किए जाते हैं। इसमें मुख, प्रतिमुख और निर्वहण संधियां तथा कैसिकी वृत्ति श्रृंगार, शांत हास्य, इसमें मुख, प्रतिमुख, निर्वहण नामक संधियां आप ऐसे लिखिए कि मुख, प्रतिमुख, निर्वहण नामक संधियां रहती हैं तथा कैसिकी वृत्ति, श्रृंगार, शांत और हास्य रस का अभाव रहता है। क्योंकि इसमें अभाव का मतलब कि उससे रहित होती है। जैसे इसमें कैसिकी वृत्ति नहीं होती है, जब हम लोग जो है वृत्तियां पढ़ेंगे, कैसिकी वृत्ति नहीं होती है। श्रृंगार, शांत, हास्य रस नहीं होता है कि न तो श्रृंगार रस रहेगा, न शांत रस, न हास्य रस, इनका जो है अभाव होता है, अर्थात ये वर्जित होते हैं। देखिए उदाहरण में लिखिए कि मध्यम व्यायोग, सौगंधिका हरण, एक हिंदी में जो है जैसे भारतीयों का धनंजय विजय है, वो भी इसी श्रेणी में आता है। धनंजय विजय आप भारतीय में लिख लीजिए, क्योंकि ये हिंदी में है। धनंजय विजय इसके उदाहरण में कि जैसे मध्यम व्यायोग, इसके साथ मान लीजिए व्यायोग लगा ही है तो आप ऐसे ही जान जाएंगे कि व्यायोग है। सौगंधिका हरण और हिंदी में जैसे धनंजय विजय भारतेंदु का, ये व्यायोग के अंतर्गत आते हैं। तो अर्थात व्यायोग जो है एक अंक का है, एक अंक का है मतलब एकांकी है। दूसरा ये भी रूपक के अंतर्गत आता है। नायक जो है धीरोदात्त, राजर्षि या दिव्य पुरुष होना चाहिए, थोड़ा सा जैसे नाटक में नायक होते हैं उस कोटि का जो है नायक होता है। पुरुष पात्र अधिक होते हैं, स्त्री पात्रों की संख्या कम होती है। जो वृत्ति है तो कैसिकी वृत्ति नहीं होती है। श्रृंगार, शांत, हास्य रस, कैसिकी वृत्ति और श्रृंगार, शांत, हास्य रस का अभाव होता है, अर्थात ये वर्जित होते हैं। उदाहरण में मध्यम व्यायोग, सौगंधिका हरण और धनंजय विजय इसके जो है उदाहरण हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए समवकार। ये चीज़ें चूंकि जैसे हिंदी के लिए बहुत ही दुर्लभ टाइप की होती हैं, क्योंकि काव्य शास्त्र में कि एक पुस्तक में हिंदी के सभी पार्ट डिटेल रूप में मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हम लोग हैं तो जो मूल चीज़ें हैं, चाहे वो काव्य प्रकाश हो, साहित्य दर्पण हो या नाट्य शास्त्र हो, तो उनसे करके किसी तरह से हिंदी में जो है उसको कन्वर्टेड करके और उसका मूल चीज़ दे देते हैं कि हिंदी के छात्रों का काम चल जाए। कि भाई जैसे आप जनरली लोग जैसे कहते हैं, सुनते हैं क्या रे जो है ऐसे कक्षा से क्लास ऐसे कुछ नहीं होता है, सब अपने से पढ़ने से होता है। सच्चाई यही है कि सब अपने से ही पढ़ने से होता है। लेकिन मान लीजिए जैसे कोई लड़का है
28 साल का है, 30 साल का है, अपने से भी पढ़कर वह हर हाल में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन संभव है कि अपने से उतनी चीजें पढ़ने में कि जैसे अगर वह मान लीजिए क्लास कर रहा है, वह ऑनलाइन कर रहा है कि ऑफलाइन जो है, सही टीचर भाई हम लोग हैं, दोनों रूपों में पढ़ाते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई दूर रह रहा हो, उसके लिए संभव न हो कि वो साल भर में उसका 2 लाख का 1.5 लाख का बजट बने तब आकर कोचिंग करें। लेकिन वह दूर से है तो 10,000 15,000 कहीं से कर लिया। तो यदि वह अपने से स्वयं जैसे पढ़ता तो ऐसा नहीं पढ़ सकता है, लेकिन हो सकता है कि यहां जिस चीज के लिए 6 माह लग रहा है वहां 6 वर्ष भी लग सकता है। जैसे यहां कि हम लोग हैं तो अगर एवरेज छात्र भी है और सारी चीजें उसे डिटेल में मिल गई, भाई वो हो सकता है अपने से परीक्षा कोई छात्र दे रहा है तब भी वह 110 प्रश्न, 105 प्रश्न, 112 प्रश्न, 8 प्रश्न करता है। अर्थात आप कोई क्लास न भी करेंगे तब भी यदि आप तैयारी करें तो 100 प्रश्न, 105 प्रश्न, 90 प्रश्न, 110 प्रश्न पहुंचा देते हैं लोग। लेकिन यदि मेरिट मान लीजिए 125 प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें हो सकता है मेरिट जैसे 120 के आसपास बन रही हो, 118, 117, 110 आप अपने से कर ले रहे हैं। प्रश्न जो है बेनिफिट आपको जो है 10 ही 12 15 नंबर का है, लेकिन ये 10 12 15 नंबर ही सब कुछ है। वहां तो फिर 1 2 2 नंबर में हजार लड़के रहते हैं। तो इस दृष्टि से जैसे कोचिंग है कि यहाँ आपका कोई पार्ट नहीं छूटता है। अपने से पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ आप जैसे पढ़ते हैं और कहीं भी सही जो टीचर है गाइडेंस, क्योंकि आजकल जो भी कहीं कोई पढ़ता है किसी रूम में ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो प्राय टीचर के बारे में जान के उसकी पूरी कुंडली निकाल कर कि वो कैसा है, कैसा पढ़ाता है, कुछ कक्षाएं देख करके विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी के द्वारा बताकर। तो जैसे हम लोग हैं मान लीजिए नाट्यशास्त्र ही है, अब हिंदी में ये सब चीज़ें जो है डिटेल रूप में नहीं मिलती हैं, लेकिन हम लोग मूल चीज़ों से, मूल ग्रंथों से लेकर के कि छात्र का काम चल गया कि भाई जैसे ये सब विवरण है, नाटक प्रकरणम भाड़ व्यायोग समकार डिमा इहा मृगांग विद्या प्रसन्न रूपकांड दशा, पूरा संस्कृत में है। लेकिन हम लोग एक एक चीज अलग करके नाटक प्रकरण भाड़ व्यायोग अलग करके छात्रों को पढ़ा दिए, उसका काम हो गया, फिर बाद में वो अध्ययन अपना करता रहेगा। समकार में लिखे कि इसमें समकार हेडिंग डालकर ब्रैकेट में 3 अंक, इसमें देव दानव कोटि के पात्रों को योजित किया जाता है। जैसा आप जानते हैं कि देव और दानव, देव मतलब सुर, दानव असुर, जब संधि करते हैं दीर्घ संधि देवासुर होता है, संग्राम होता है इनका। तो जैसे कि इनके पिता एक ही हैं, माताएं 2 हैं, कि जैसे पिता जो है कश्यप, लेकिन माता जो है कि जैसे 2 हैं, दिति अदिति, अदिति के देवता, दिति के दानव। आज भी भाइयों में झगड़ा होता है, तब भी होता आ रहा है। आज भी एक घर में भिन्न भिन्न प्रकृति होती है लोगों की, यहाँ तक कि एक माँ से होते हैं तब भी प्रकृति नेचर काफ़ी अंतर हो जाता है। ये तो मान लीजिए 2 माताएं थीं। तो जैसे इसमें जो देवदानव कोटि के पात्र होते हैं, अब देवदानव है तो इसका मतलब कि कथा वस्तु जो है प्रख्यात है, क्योंकि प्रख्यात कथा वस्तु ऐतिहासिक या पौराणिक में होती है। इसमें देवदानव कोटि के पात्रों को योजित किया जाता है। नायकों की संख्या 12 तक स्वीकारी गई है। अर्थात जैसे इसमें 12 नायक तक भी हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे देवासुर संग्राम है, विष्णु भी नायक हो सकते हैं, शिव नायक हो सकते हैं,
बलि नायक हो सकते हैं, शुक्राचार्य नायक हो सकते हैं, बृहस्पति नायक हो सकते हैं। मतलब इस तरह से जो है कुल जो है 12 तक नायक की संख्या हो सकती है। केवल विमर्श नामक संधि को छोड़कर अन्य सभी संधियां रहती हैं। अर्थात विमर्श संधि जो है ये नहीं रहती है और सभी संधियां रहती हैं। विमर्श नामक संधि को छोड़कर अन्य सभी संधियां रहती हैं। उदाहरण में जो है, जैसे संस्कृत में समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन, ये नाटक जो है इस कोट क्या है, इसमें देवता हैं, दैत्य हैं, कई प्रकार के नायक हैं, प्रभावी व्यक्तित्व हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। तो ये जो है समकार हो गया। समकार में 3 अंक तक जो है रहते हैं। जैसे क्या आप देखते हैं कि समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं, उनका बंटवारा होता है। तो जो देवासुर संग्राम होता है, तो उसी प्रकरण पर लिखा गया समुद्र मंथन नाटक, तो मतलब वह समकार की सभी शर्तें पूरी करता है। अब हेडिंग डालिए डिम। डिम ब्रैकेट में 4 अंक, डिम ब्रैकेट में 4 अंक लिखे। कथा वस्तु का विधान, डिम के आगे कथा वस्तु का विधान, इतिहास पुराण आश्रित रहता है। देवता दानव ऐतिहासिक, देवता दानव अवतारी लिखिए, देवता दानव अवतारी व्यक्ति के रूप में एक साथ 16 नायक 16, जैसे आप पिक्चर देखते हैं किसी में 6-6, 7-7 हीरो तक हो जाते हैं फिल्मों में, एक साथ 16 नायक तक मान्य रहते हैं। अंगीरस रौद्र, अंगीरस रौद्र होता है। माया जादू टोना और इंद्रजाल, माया जादू टोना और इंद्रजाल की प्रधानता रहती है। कैसिकी के अलावा शेष सभी वृत्तियां रहती हैं। कैसिकी के अलावा शेष सभी वृत्तियां और कैसिकी के अलावा शेष सभी वृत्तियां और विमर्श के अतिरिक्त सभी संधियां रहती हैं। इसमें आर्भटी वृत्ति प्रधान होती है। आर्भटी वृत्ति प्रधान होती है। उदाहरण में आप लिखिए त्रिपुरदाह, त्रिपुरदाह, जो त्रिपुरदाह नाटक है वो इस कोटि में संस्कृत का आता है। नेक्स्ट लिखिए ईहा मृग, हेडिंग डालिए ईहा मृग, ब्रैकेट में ईहा मृग में लिखिए 4 अंक।
जैसे इहा माने इच्छा, मृग मतलब जैसे मृगी सदृश सुंदर नायिका की इच्छा पर ही पूरा नाटक जो है होता है। कि लिखे इहा मृग के आगे ब्रैकेट में 4 अंक लिखे, दिव्य या मृगी के समान सुंदर नायिका की इच्छा वाला नायक इसमें रहा करता है। कथा वस्तु मिश्र होती है। मिश्र का मतलब कि जैसे ऐतिहासिक कथा और काल्पनिक के योग से मिश्र कथा वस्तु होती है। कथा वस्तु मिश्र होती है। नायक धीरोद्धत कोटि का होता है। इसमें किसी नारी को लेकर प्रतिनायक के साथ युद्ध होने न होने की संभावना बनी रहती है। युद्ध होने न होने की संभावना बनी रहती है, पर किसी का मिलन और वध नहीं दिखाया जाता। मिलन और वध नहीं दिखाया जाता। जैसे आप एक नया शब्द सुनते हैं शीत युद्ध, विशेषकर अमेरिका और रूस के संदर्भ में यह चला कि शीत युद्ध में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी जो है बराबर युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी, कब हो जाए युद्ध, कब हो जाए, लेकिन युद्ध होता नहीं था। तो जैसे कि इसमें भी कि उस नायिका के संदर्भ में युद्ध की स्थिति बराबर बनी रहती थी प्रतिनायक से, लेकिन किसी का मिलन या वध अर्थात वो न तो नायिका को उसमें प्राप्त कर पाता है, मिलन हो पाता है, न किसी का युद्ध हो पाता है, वध दिखाया जाता है, स्थिति बनी रहती है। वही शीत युद्ध का प्रकरण जो है। उदाहरण में आप संस्कृत का एक नाटक है कुसुम शेखर विजय, इसको आप लिखिए कुसुम शेखर विजय। कुसुम शेखर विजय। अब लिखिए अंक, हेडिंग डालिए अंक, ब्रैकेट में 1 अंक, इसका नाम ही है एकांकी, एक अंक। इसमें कथानक प्रख्यात कामा सहज मानवीय वृत्ति वाले पात्रों की योजना, सहज मानवीय वृत्ति वाले पात्रों की योजना, कामा करुण रस की प्रधानता, कामा मुख एवं निर्वहण संधियों का प्रयोग होता है। स्त्री पात्र अधिक होने के कारण
प्रायः वाचिक संघर्ष, वाचिक संघर्ष ही अधिक हुआ करता है, वाचिक संघर्ष ही अधिक हुआ करता है। जैसे स्त्रियों में वैसे भी कि मतलब प्राय वाचिक संघर्ष ही अधिक होता है। जैसे पुरुष हैं तो पुरुष इस तरह से जो है गाली गलौज इन चीज़ों पर अधिक विश्वास नहीं करते हैं, वो सीधे जो है उनके रिवाल्वर तन जाती है। लेकिन जो महिलाएं हैं तो वो जो है थोड़ा सा कि वह पढ़ी भी हैं या अनपढ़ भी हैं, जैसे गांव गिराव की भी, तो वाणी से ही बढ़िया मीठे मीठे प्यारे प्यारे शब्दों से जो है कि बिल्कुल वो कान से एक कान से जाती दूसरे कान से, मतलब उसका वार तीर से भी भयानक होता है। आपको सुनने को जनरली जो है कि जब महिलाओं का अपना वाचिक संघर्ष हो जाता है तो मिल जाता है। तो हाँ, गोली बम कट्टा बारूद कम चलता है विशेषकर भारत में अभी, लेकिन वाचिक संघर्ष जो है तो इसमें जैसे एकांकी में स्त्री पात्र अधिक होने से वाचिक संघर्ष अधिक होता है, ऐसा जो है नाट्यशास्त्री लोग जो है कहते हैं। उदाहरण में आप जो है लिख लीजिए शर्मिष्ठा ययाति, शर्मिष्ठा ययाति। अब चूंकि हिंदी में जो है कि अपने तरीके के अलग तरीके के एकांकी लिखी जाती हैं, वहाँ जरूरी नहीं कि हिंदी के एकांकियों में सभी नाट्यशास्त्रीय तत्वों का पालन हो, हिंदी की अपनी शैली है। नेक्स्ट हेडिंग डाली वीथी, वीथी, वीथी में भी ब्रैकेट में आप एक अंक लिखिए। देखिए इसमें पात्रों की संख्या 2 मानी गई है। इसमें भाड़ के समान ही, जैसे आप भाड़ पहले पढ़ चुके हैं, भाड़ के समान ही आकाश भाषित शैली का, आकाश भाषित शैली का प्रायः रूपायन हुआ करता है। श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण, श्रृंगार रस की प्रधानता कारण कैशिकी वृत्ति, कैशिकी वृत्ति ही मुख्य हुआ करती है। वस्तु विधान कल्पित होता है, वस्तु विधान कल्पित होता है। उदाहरण में आप जो है मालविका लिखिए, संस्कृत में है मालविका। अब हेडिंग डालिए प्रहसन। प्रहसन जैसे रूपक का 10वां भेद है, इसमें भी एक अंक होता है, ब्रैकेट में एक अंक लिखिए। लिखिए यह हास्य प्रधान होने के कारण इसमें नायक, इसमें नायक शुद्ध विकृत और संकर, शुद्ध
विकृत और संकर तीन कोटियों में, मतलब भेदों में, तीन कोटियों में योजित किए जाते हैं। शुद्ध रूप का नायक, शुद्ध रूप का नायक कोई पाखंडी पुरोहित, कोई पाखंडी पुरोहित कामा सन्यासी, सन्यासी तथा विकृत रूप में, विकृत रूप में कामी तपस्वी, कामी तपस्वी कंचुकी, कंचुकी और संकर में कोई धूर्त और कपटी व्यक्ति, कपटी व्यक्ति होता है। इसमें चेट, चेटी, वीट, चेट, चेटी, वीट नामक निम्न श्रेणी के पात्र, नामक निम्न श्रेणी के पात्र होते हैं। संस्कृत में कंदर्प केली, कंदर्प केली और हिंदी में भारतेंदु द्वारा लिखित, हिंदी में भारतेंदु द्वारा लिखित वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति प्रहसन की कोटि में आते हैं, प्रहसन की कोटि में आते हैं। अब हेडिंग डालिए उपरूपक, उपरूपक। जैसे अभी तक हम लोग रूपक के भेद पढ़ रहे हैं। रूपक 10 होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाट, व्यायोग, समकार, डिम, इहा, मृग, अंग, विधि, प्रश्न। तो इसमें जो है कि कुछ थोड़ी बहुत जो चीजें लिखाई गई हैं उसको आप देख लीजिएगा, फिर सबके अंक जरूर याद कर लीजिएगा। चूंकि कई बार प्रकरण के अंक, कई बार समकार के अंक पूछा गया है, डिम, इहा, मृग के अंक पूछा गया है, नाटक के प्राय पूछा ही जाता है। ये चीजें जो हैं और ये सब ये रूपक के अंतर्गत आते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए। उपरूपक में डिटेल जो है, चूंकि अब हिंदी में तो न के बराबर नगण्य रचना है उपरूपक में, संस्कृत में हुई हैं कि वो हिंदी वालों के लिए उसकी बहुत जरूरत नहीं है। बस इतना है कि उसके भेद प्रभेद नाम जानते रहें, जिसे किसी भी रूप में जैसे पूछा जाए कि निम्न में मान लीजिए उपरूपक नहीं है या उपरूपक है और एक दो कोई इधर उधर सम्मिलित कर लिए जाते हैं, तो ये देखना मुश्किल होता है कहाँ की शब्दावली है। तो वह शब्दावली जैसे चेट, चेटी, विट, चूलिका, अंकाश, अंकावतर, कई शब्दावली ऐसी होती है जो नाट्य शास्त्रीय, तो वो हमें जो है जानते रहना चाहिए। साक्षात्कार वगैरह भी जो होते हैं प्रायः नाट्य शास्त्र से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस दृष्टि से ये बहुत आवश्यक था। तो उपरूपक आप हेडिंग डाल करके उसके आप बस 18 भेद जो है लिख लीजिए। शेष वहाँ जो है प्रश्न कि उनके अंदर जो है विशेषताएं वगैरह हैं, संधि, प्रतिमुख, निर्माण, ये सब जो है कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ भेद आप जो है जानते रहे, उसको हम जो है लिखा दे रहे हैं उपरूपक हेडिंग डाल करके। उपरूपक आप भेद लिखिए
नाटिका, त्रोटक। आप चाहे उसका जो है क्रम भी डालती जाएगा 1 2 3 4। प्रकरणी, कहीं कहीं प्रकरणिका रहता है, प्रकरणिका, या चूंकि प्रकरण जैसे यहां है, प्रकरण यहां, यहां प्रकरणी या प्रकरणिका जो है। षट्टक, जिसे कर्पूर मंजरी जो है षट्टक है, षट्टक प्राकृत में लिखे जाते हैं, तो हम लोग इसको जो है कर्पूर मंजरी पढ़ेंगे भी संस्कृत साहित्य में। गोष्ठी, नाट्य रासक, नाट्य रासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, उल्लाप्य, काव्य, पेंखड़, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, हल्लीस, हल्लीस और जो है भाड़िका, जिसे भाड़ जो है रूपक में है, उपरूपक में भाड़िका होती है, भाड़िका। या फिर से देख लीजिए, नाटिका, त्रोटक, प्रकरणी, षट्टक, गोष्ठी, नाट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, पेखड़, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, दुर्मल्लिका, हल्लीस, भाड़िका। आप इसको काउंट कर लीजिए। तो जब आप इसको जो है काउंटिंग करेंगे तो ये जो है 18 इसके जो है कुल मिलेंगी, जिसे आप नाटिका से शुरू करिए। तो ये 18 जो है इसके उपरूपक के भेद जो है मिलते हैं। तो इस तरह से कि हम लोग देखते हैं कि रूपक और उपरूपक की जो अभिनय के दृष्टि से जो कथा वस्तु का विभाजन होता है, उसके 2 भेद होते हैं, दृश्य कथा वस्तु और सूच्य कथा वस्तु। दृश्य के भेद रूपक और उपरूपक होते हैं। रूपक के 10 भेद होते हैं, उपरूपक के 18 भेद होते हैं। तो आज हम लोग रूपक के भेद, रूपक में जो प्रमुख प्रमुख पॉइंट थे उसको हम लोग देख लिए हैं। उपरूपक का बस आप नाम जानिए कि अगर जैसे इतना पूछे कि निम्न में उपरूपक नहीं है और 3 उपरूपक हैं, कोई अन्य शब्दावली रख दी गई है, तो उसको आप जिससे समझ सकें और आपका प्रश्न सही हो सके। तो बस आज जो है इसी के साथ ही बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।